हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का आरोग्यम बैच में। मैं ऋतु पाठक, योर ऑब्स एंड गायनी फैकल्टी। ऑलरेडी हम लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। ये आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9। क्या टॉपिक रहेगा आज का? तो आप देख सकते हो यहाँ जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। आज की क्लास का टॉपिक क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। और इस क्लास का टारगेट क्या है? आज जो सेशन आप देखोगे इसका टारगेट क्या है वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं टारगेट। अब टारगेट में देख सकते हो एमनियोटिक फ्लूइड अगर टॉपिक है तो आपको एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में क्या पता होना चाहिए। नर्सिंग का जो एग्जाम है, जिस नॉर्सेट एग्जाम के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, इस नॉर्सेट एग्जाम के लिए ये टॉपिक किस तरह से इंपॉर्टेंट होगा, इसके क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक तो ये होता है कि हम सारी चीजें को पढ़ते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में सब कुछ एक लाइन से उठाया और पढ़ते चले गए। दूसरा जो हमारा आरोग्यम बैच में हमारा टारगेट है कि कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में हम वो सारी चीजें डिलीवर करें, पूरा कंटेंट स्टूडेंट को दें, जिससे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो और जितने भी एमसीक्यूज इस एग्जाम में आते हैं वो सारे आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओ। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड में सबसे पहले क्या जानना है? ओरिजिनेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। और टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको साथ साथ क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और आ सकते हैं इस टॉपिक से। कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, कलर एंड अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड द एबनॉर्मेलिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि आज की क्लास का हमारा टारगेट रहेगा। और इस 1 घंटे के पूरे सेशन में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये बताओ आप एमनियोटिक फ्लूइड से क्या जानते हो? मैंने आपको एक बताया था ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम। याद करो वो डायग्राम। कहते ना, याद करो वो दिन जिस दिन का इंतजार था, वो घड़ी आ गई आ गई। भाई मेरे को इतने अच्छे सॉन्ग आते नहीं है, ठीक है, इतने आते नहीं है, बट कहते ना जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई आ गई। ठीक है, अब वो घड़ी का कहने का मतलब जिस सेशन का आपको इंतजार था वो सेशन आपको इतने अच्छे तरीके से डिलीवर करवाया जा रहा है, विद डायग्राम्स मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है। और क्या चाहिए यार? पढ़ने वालों की कमी है, समझ में आ रहा है, पढ़ते नहीं है। अब याद करो। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको ये ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम बताया है और मैंने बताया है कि एमनियॉन जो है वो किससे बनता है। क्योंकि मैं अगर अभी आपसे क्वेश्चन पूछ दूं, आप बोलोगे मैम क्वेश्चन बहुत पूछते हो आप, क्या करें। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको डायग्राम से क्वेश्चन पूछा हुआ था। याद करो, याद करो, याद करो, मैंने क्या पूछा था? प्लेसेंटा का डायग्राम्स दिया था, अम्बिलिकल कॉर्ड का डायग्राम्स दिया था और आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था, उस होमवर्क में मैंने आपसे क्या पूछा था? इस होमवर्क में मैंने आपसे क्या पूछा था? एक प्लेसेंटा का डायग्राम देके पूछा था। उस प्लेसेंटा में क्या बना हुआ था? हिंट में मैंने ये बता दिया था कि उस प्लेसेंटा में नोड्यूल्स बने हुए हैं। तो बताओ, अगर प्लेसेंटा में नोड्यूल्स है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एमनियॉन नोडोसम। क्योंकि ये जो सरफेस है, ये जो स्मूथ साइनी सरफेस है, ये फीटल सरफेस है, फीटल सरफेस है। और फीटल सरफेस पे क्या था? नोडोसम, नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ था, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एमनियॉन नोडोसम। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है आज ही की क्लास में बताऊंगी, चिंता मत करो, बट डायग्राम का आंसर दिया है। आप बोलोगे मैम ये कौन से लेक्चर में था? लेक्चर नंबर 7, जब मैं प्लेसेंटा का पार्ट 3 पढ़ाया था, उसमें एक लास्ट में होमवर्क में डायग्राम दिया था। उस डायग्राम का आंसर ये हो गया। चलो भाई, ये समझ में आ गया। उसके बाद मैंने दिया था एक इस तरह से, मतलब वो डायग्राम उससे नहीं बन रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली वो जो डायग्राम है वो बहुत डिफिकल्ट है बनाना, बट ठीक है, मैंने आपको एक अम्बिलिकल कॉर्ड का डायग्राम दिया था। ठीक है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत ज़्यादा ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में था, ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में था बना हुआ, ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में था। ठीक है, तो बताओ जरा, वो जो ट्विस्टेड फॉर्म में मैंने आपको अम्बिलिकल कॉर्ड दिया था, उस ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड का क्या है? टॉर्टोरस अम्बिलिकल कॉर्ड। जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है? उस टॉर्टोरस अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि ब्लड सप्लाई टू द फीटस अफेक्टेड होता है, बच्चे को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है। और एक और मैंने अम्बिलिकल कॉर्ड का डायग्राम दिया था, वो तो बहुत इजी था, इस तरह से आपको दिख रहा था कि एक्चुअल में गांठ लगी हुई है।
तो वो जो था वो ट्रू नॉट का था। जिन्होंने क्लास देखी होगी उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी सब कह रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड लिखा है, ये चल क्या रहा है? अरे भाई ये होमवर्क तो सॉल्व करवाना पड़ता है ना, होमवर्क तो करना पड़ता है, जो पढ़ाया है जो बताया है वो बताना पड़ेगा। और ये डायग्राम मैंने इसलिए याद दिलाने के लिए बताया है जिससे आपको ये पता चल पाए कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम था, इसके अंदर जो ये सेल्स बने हुए हैं इसे हमने क्या बोला था? एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट। और जो साइड से सेल था उसे हमने क्या बोला था? ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट से कौन सा लेयर बन रहा था डियर? कॉरियन। और एम्ब्रियोब्लास्ट से क्या बन रहा था? एमनियन। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे ये है कि बताओ ये जो एमनियन बन रहा है वो किस लेयर से बनता है? जर्म लेयर में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। और अगर आपने बहुत अच्छे से क्लास को सुना होगा तो मैंने अपने क्लास में, अपने सेशन में भी ये बताया है कि किस लेयर से एमनियन का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि बताओ ये जो एमनियन लिखा है इस एमनियन का डेवलपमेंट कहां से होता है? एमनियन का डेवलपमेंट क्या एक्टोडर्म से होगा, एंडोडर्म से होगा या किससे होगा? तो आप बोलोगे इसका आंसर जाएगा एक्टोडर्म। किससे जाएगा डियर? एक्टोडर्म से इसका डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि मैंने जब बताया था कि इस तरह से कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनता है और उसमें सबसे पहले 7th डे पे एक्टोडर्म बनता है और फिर 8th डे पे एंडोडर्म बनता है। और ये जो एक्टोडर्म बनता है, ये जो एक्टोडर्म 7th डे पे बना है, यहाँ से ये एमनियोटिक कैविटी को बना लेता है। तो एमनियन का फॉर्मेशन किस लेयर से हुआ? एक्टोडर्म से हुआ। और एंडोडर्म से क्या बना था डियर? ये जो एंडोडर्म था, इस एंडोडर्म से यॉर्क सैक बना था। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या नहीं जाएगा? एंडोडर्म नहीं जाएगा, हमारा आंसर क्या जाएगा? एक्टोडर्म जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंडोडर्म से क्या बना था? यॉर्क सैक बना था। और इससे क्या बना था? एमनियोटिक कैविटी बना था। एमनियोटिक कैविटी। तो एमनियन भी किससे बनेगा? एमनियन भी किससे बनेगा? एक्टोडर्म से बनेगा। एंडोडर्म से क्या बना था? यॉर्क सैक। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। चलो अब ये जो एमनियोटिक कैविटी बना है, इस कैविटी में बच्चा होने के साथ साथ क्या होगा? फ्लूइड भी होगा, और उसी फ्लूइड को हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइगर एमनाई। क्या बोलते हैं? लाइगर एमनाई भी बोलते हैं हम इसको। एमनियोटिक फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइगर एमनाई। ठीक है, चलो तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब देखते हैं ये यूट्रस, इस यूट्रस में मैंने बताया था फीटस, ये फीटस हो गया, ये प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा, और ये हो गया एमनियोट अम्लाइकल कॉर्ड जो प्लेसेंटा के सेंटर से अटैच होता है। फिर जो ये मेम्ब्रेन होता है एक, उसे हम क्या बोलते हैं? एमनियन एंड कॉरियन, जो कि पूरा कैविटी बनाता है। जो फीटल के नियर बाय रहता है वो एमनियन है, जो बाहर से आपको दिख रहा है वो कॉरियन है। समझ में आ रहा है? तो दो मेम्ब्रेन होती हैं और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं डियर? एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इस एमनियोटिक कैविटी में जो फ्लूइड आया है, जो कि यूट्रस को क्या करेगा? डिस्टेंड कर देगा। यूट्रस डिस्टेंडेड होगा तो फीटस उसमें इजीली मूव करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। अगर मान लो थोड़ा सा कुछ ऐसे दब भी गया, हाथ भी लग गया, तो फीटस को उससे कोई अफेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो है वो क्या है डियर? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, या फिर हमने क्या बोला? लाइगर एमनाई। और इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहला टारगेट क्या था? व्हाट इज द ओरिजिनेशन? ये एमनियोटिक फ्लूइड आया कहां से? ओरिजिनेशन क्या है? सोर्स क्या है इस एमनियोटिक फ्लूइड का? व्हाट इज द ओरिजिनेशन और सोर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड? इस एमनियोटिक फ्लूइड, इस कैविटी में ये जो पानी आया, ये जो फ्लूइड आया, वो आया कहां से? तो दो ही ओरिजिन हो सकता है, या तो मैटरनल ओरिजिन होगा या फिर फीटल ओरिजिन होगा। या तो मदर की साइड से आएगा, और तो फादर थोड़ी आएंगे, है ना? मैटरनल ओरिजिन ही होगा। दो ही लोग हैं जो मिलजुल के वहां पे काम कर रहे हैं, एक तो मदर है, एक फीटस है, उन्हीं को करके डेवलपमेंट करना है। मैटरनल ओरिजिन या फिर फीटल ओरिजिन।
दोनों चीज में एक चीज ध्यान से समझना, जो मैटरनल ओरिजिन होता है स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर या स्टार्टिंग का जो 12 वीक्स तक होता है, मेजर पार्टिसिपेशन बाय द मदर, क्योंकि तब तक बच्चे का इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो वहां से इतना ज्यादा फ्लूइड का सोर्स रहता नहीं है, और 12 वीक्स तक वैसे भी एमनियोटिक कैविटी में इतना ज्यादा फ्लूइड नहीं होता। हम 12 वीक्स तक बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी में से 50 ml तक फ्लूइड होगा। तो वो जो 50 ml फ्लूइड है वो कहां से आया, तो आप बोलोगे मैटरनल ओरिजिन स्टार्टिंग के 12 वीक तक मेजर रोल प्ले करता है। स्टार्टिंग में मदर ही पार्टिसिपेट करती है 12 वीक्स तक। मैटरनल क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। समझ में आया क्या मैंने बोला है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा, ultrafiltration of maternal plasma help in the formation of amniotic fluid। क्लियर? ये जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा है यही एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने में हेल्प करता है। अगर मैं फीटल ओरिजिन की बात करूं तो 12 to 20 वीक्स तक, मींस अप टू 20 वीक्स तक जो आप बोल सकते हो कि फीटल में क्या होता है, हेल्प फीटल के स्किन से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू फ्लूइड जो है एमनियोटिक कैविटी में आता है। Through the diffusion process of fetal skin, the fluid help in the formation of amniotic fluid। समझ में आया? यहां पे क्या हुआ, through the diffusion process के थ्रू fetal skin से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एमनियोटिक कैविटी में आया। समझ में आ गया? कब तक मैंने बोला है कि स्टार्टिंग के 12 to 20 वीक्स में क्या होगा, जो फीटल का स्किन है उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो फ्लूइड है वो कहां पे आएगा, एमनियोटिक कैविटी में। उसके बाद क्या होता है 20 वीक्स पे, अब स्किन के जो फीटल का स्किन है 20 वीक्स पे क्या होता है, अब जो फीटल का स्किन है उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं होगा, वो बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? 12 से 20 वीक, 12 to 20 वीक्स पे क्या होता है, फीटल स्किन से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू फ्लूइड एमनियोटिक कैविटी में जाता है, लेकिन 20 वीक्स पे डिफ्यूजन प्रोसेस बंद हो जाता है, और बंद हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या हो जाता है, कॉर्निफिकेशन ऑफ स्किन। कॉर्निफिकेशन कैसा प्रोसेस होता है, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ कैरेक्टराइजेशन। ये जो कॉर्निफिकेशन होता है ये क्या है, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ केराटिनाइजेशन। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नहीं भी याद रहा तो चलेगा कि क्या होता है कॉर्निफिकेशन। अब इसका आपका डाउट रहता है इसलिए मैंने बता दिया, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है कि फीटल का मतलब कौन जो है एमनियोटिक फ्लूइड बनाने के लिए मेजर रोल प्ले करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग play an important role in the formation of fetal urine of amniotic fluid, help in the formation of amniotic fluid। तो वो जो फीटस का यूरिन होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूरिन के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो 20 वीक्स के बाद क्या होगा, फीटल यूरिन, एंड फीटल यूरिन याद रखना fetal urine play an important role। ये जो फीटल का यूरिन है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, प्ले एंड इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो फीटल का किडनी है वो यूरिन को फॉर्म करता है, एंड फीटल यूरिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कितने वीक्स पे डियर, 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे। और इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से देखना, ये तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप ये करोगे, फीटल यूरिन वाला करोगे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे लंग फ्लूइड भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और प्लेसेंटल फ्लूइड भी प्रेजेंट रहता है। समझ में आया? तो फीटल के लंग्स से जो फ्लूइड रिलीज होता है, जैसे आप बोलते हो कि हम क्या करते हैं, एमनियोसिंथेसिस करते हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड में हमें क्या पता चल जाता है, टेस्ट करके उस फ्लूइड का पता चल जाता है बच्चे का लंग मैच्योर हुआ या नहीं हुआ। क्या जादू हो रहा है वहां पे? नहीं,
वहाँ बच्चे का लंग जो है, लंग से जो फ्लूइड सिक्रीट होगा वो भी एमनियोटिक फ्लूइड में आके पार्टिसिपेट करेगा। और जब हम टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन के रेशो को चेक करके हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चे का लंग मैच्योर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। समझ में आया? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समझ में आ रहा है? आपका जो ये इंटरेस्ट नहीं जाग रहा है ना, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो इस दुनिया में माँ नाम शब्द सुना है, जो उस बच्चे को जन्म देती है, उसका क्या प्रोसेस रहता है, कैसे अंदर उसका डेवलपमेंट होता है, जो हम इतने बड़े हुए उसी प्रोसेस के थ्रू वहीं से निकल के ग्रो करके बर्थ हुआ और फिर ऐसे निकले, तो वो प्रोसेस जानने का मौका मिल रहा है। तो इस दुनिया में आए हो, इस धरती पे आए हो, तो जहां से आए हो, जैसे आए हो, उसका पता चल रहा है, तो कितना इससे इंटरेस्टिंग और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तो जानो इसको और चीज़ों को समझो। ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ जिससे आपका इंटरेस्ट लगे, जिसका ओबीसी सबसे वाहियात सब्जेक्ट लगता है ना, जिसको इंटरेस्ट नहीं है, जिसको मज़ा नहीं आता है, ठीक है, तो वो समझ लेना सबसे इंटरेस्टिंग है और बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो चीज़ याद नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। तो मुझे बताओ, ऑरिजिनेशन आपको समझ में आया? मदर का पार्टिसिपेशन और फीटल का पार्टिसिपेशन। ठीक है, मदर का स्टार्टिंग में होता है क्योंकि फीटस तब तक इतना ग्रो नहीं करता है और यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, इसीलिए मदर से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन दिस कैविटी। एंड फीटल ओरिजन में 12 to 20 वीक्स में फीटल स्किन में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। 20 वीक्स पे कॉर्निफिकेशन ऑफ स्किन हो जाएगा तो डिफ्यूजन का प्रोसेस बंद हो जाएगा और फीटल किडनी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। और इसके अलावा लंग फ्लूइड और प्लेसेंटल फ्लूइड भी रहता है। चलो ठीक है, इतने समझ में आ गया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है? ओरिजिनेशन हमें पता चल गया, वेरी इंटरेस्टिंग। कंपोजिशन क्या है, उसमें कितना पानी होता है, कितना सॉलिड होता है, और सॉलिड होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो जैसा कि कंपोजिशन में आप हमेशा से पढ़ते हो, यहाँ पे लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड होता है। वाटर वाला पार्ट कितना होता है? 98 to 99%, 98 to 99% यहाँ पे वाटर होता है। और अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड यहाँ पे वही 1 to 2% में होता है। ठीक है, वाटर हो गया। अब सॉलिड में आप जैसा कि हमेशा से पढ़ते हो कि क्या होता है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। क्या होता है डियर? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करूं तो जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फेट है, ये सारी चीजें, तो ये सब तो इनऑर्गेनिक, ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। बट जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लाइक आपको ग्लूकोज, आपको इससे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि बताओ ग्लूकोज है वो कितना ज्यादा कंटेंट में होता है, या फिर आपसे पूछा है यूरिक एसिड है वो कितना होगा, या फिर आपसे पूछा है बताओ क्रिएटिनिन कितना होगा, क्रिएटिनिन कितना होगा, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया कितना होगा, लिपिड्स कितना होगा इस एमनियोटिक फ्लूइड में, या फिर एमाइनो एसिड की बात करें, या फिर आपसे प्रोटीन पूछ लिया तो बताओ कितना होगा। तो सबसे ज्यादा जो पीजीआई चंडीगढ़ में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ग्लूकोज से पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क बनाया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ग्लूकोज है कि बताओ एमनियोटिक फ्लूइड में ग्लूकोज कितना होता है। तो आप याद रखोगे 20 mg%। कितना होता है डियर? 20 mg%। अगर मैं यूरिक एसिड की, क्रिएटिनिन की, यूरिया की बात करूं तो ये आपका होता है 30 mg%। अगर मैं क्रिएटिनिन की बात करूं 2 mg%, यूरिक एसिड की बात करूं 4 mg%, अगर मैं लिपिड्स की बात करूं 50 mg%, और मैं अगर एमाइनो एसिड और प्रोटीन की बात करूं 0.3 mg%, 0.3 mg। तो ये कहीं ना कहीं कंपोजिशन में आपको याद रखना है। ये सॉलिड, लिक्विड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कंपोजिशन में ये जो चीज मैंने बताई है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इससे आपको लर्न करना है, रटना है, जो भी करना है आप कर लेना। यहां से अगर क्वेश्चन पूछा तो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ ट्रिक नहीं, लॉजिक नहीं, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा, यहाँ पे जो चीजें आपने पढ़ रखी है वो काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे याद तो करना पड़ेगा।
क्या है कंपोजिशन, क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड की अगर मैं बात करूं, एमनियोटिक फ्लूइड की और बात करूं तो एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें एक बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसका जो होता है पीएच वो होता है एल्कलाइन। कैसा होता है डियर, एल्कलाइन होता है, या फिर हम बोलते हैं 7 से लेकर 7.5 तक होता है। बट एग्जाम में 7 भी है, 6.9 भी है, 7.2 भी है और 7.5 भी है, तो हम क्या सेलेक्ट करें। तो अगर आपसे एक पीएच में एवरेज पीएच पूछा जाता है, एवरेज एक सेलेक्ट करना हो तो हम 7.2 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 1.0082 1.010, ठीक है। ये क्या है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, तो आप बोलोगे 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। चलो, तो ये भी आपने क्या क्या देखा कि व्हाट इज द पीएच, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, व्हाट इज द ऑस्मोलैरिटी। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो आप बोलोगे इनिशियली ये कलरलेस होता है, बट एट टर्म की अगर बात की जाए या कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो हमें एट टर्म वाला ही आंसर करना होता है, ठीक है। इनिशियली कैसा होता है डियर, ये इनिशियली आप बोलोगे कलरलेस होता है, और एट टर्म पे कैसा होता है, तो आप बोलोगे एट टर्म पे ये अंबर कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर, अंबर कलर, या फिर पेल येलो कलर का होता है। कैसा होता है डियर, पेल येलो कलर का होता है। तो ये हो गया अबाउट द एमनियोटिक फ्लूइड। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, व्हाट इज द ऑस्मोलैरिटी, व्हाट इज द ऑस्मोलैरिटी, व्हाट इज द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, व्हाट इज द पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इंपॉर्टेंट थिंग्स जो था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो यहाँ पे आपको वीक्स याद रखना होगा। 12 वीक्स पे कितना होता है डियर, 20 वीक्स ऑफ लाइफ पे, जेस्टेशन पे कितना होता है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है 36 to 38 वीक्स पे कितना होता है, या फिर पूछा जाता है एट टर्म कितना एमनियोटिक फ्लूइड होता है, या फिर पूछा जाता है अगर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहने का मतलब 42 वीक्स तक ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी इफ मोर देन 42 वीक्स देन इट्स कॉल्ड एज पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। तो 42 वीक्स को क्रॉस कर जाए तो एमनियोटिक फ्लूइड कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा या कम, बताओ जल्दी से, ज्यादा होगा या कम। तो यहाँ पे देखो 12 वीक्स पे हम क्या बोलते हैं, 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड होता है। जब आगे और बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं 20 वीक्स पे आते हैं तो कितना हो जाता है डियर, 400 ml हो जाता है। फिर हम बोलेंगे 36 to 38 वीक्स पे कितना होता है, स्टार बना लेंगे इसमें पहले ही, क्योंकि ये एग्जाम टर्म पे, ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड 1 लीटर 1000 ml एमनियोटिक फ्लूइड किस पे होता है, 36 to 38 वीक ऑफ जेस्टेशन पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है डियर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट 36 to 38 वीक ऑफ जेस्टेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जबकि आप तो बहुत लोग ये करेंगे एट टर्म पे, सबको लगता है एट टर्म पे बच्चा बड़ा होगा सबसे ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड होगा, जबकि ये गलत है। जो मैं बता रही हूँ वो याद रखना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एट टर्म का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 600 to 800 RUHS के एग्जाम में पूछा हुआ है, PGI चंडीगढ़ के एग्जाम में पूछा हुआ है, GMCH के एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। और कंफ्यूजन पता है एग्जाम में बैठ के वहां क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन में 600, 700, 800 ml होता है। तो आपको लगता है यार पढ़ा तो सारा ही है, सेलेक्ट किसको करें, तो याद रखना प्रायोरिटी आप यहाँ पे 800 ml को दोगे और 800 ml को आप सेलेक्ट करोगे फर्स्ट प्रायोरिटी में। ये नहीं होगा देन गो टू द अदर ऑप्शंस, समझ में आ रहा है, लेकिन आपको प्रायोरिटी 800 ml को देना है। अब जब मैंने बोला पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी 42 वीक को क्रॉस कर गया, अभी भी डिलीवरी नहीं हुई है, तो इस केस में एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कम हो जाता है।
सॉरी 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 200 ml। समझ में आ रहा है? गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है, लेक्चर्स पे लेक्चर्स हो रहे हैं। देखो सेकंड थर्ड फोर्थ कितने हो गए उस दिन से, है ना? उस दिन से ऐसे ही चल रहा है। सब कुछ कर लिया, कहते हैं ना, होम रेमेडीज कर लिया, टैबलेट्स, ट्रीटमेंट सब ले लिया, गर्म पानी सब कुछ कर लिया, अभी भी नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सा प्रे करना मेरे लिए कि मैं ठीक हो जाऊं जल्दी, और आपको जो ये डिस्टर्बेंस हो रही है ना क्लास में मेरी वजह से, वो ना हो। चलो, पोस्टम प्रेगनेंसी में क्या होगा? 200 ml होगा। कितना होगा डियर? 200 ml होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट हिट करने वाले हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक, बहुत ही स्वीट टॉपिक, और बहुत ही मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल टॉपिक है कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाओगे, समझ में आ जाएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कर पाओगे अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। चलो, तो अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एबनॉर्मैलिटी, होमवर्क नहीं, अभी इसकी एबनॉर्मैलिटी करते हैं। एबनॉर्मैलिटी ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। क्या एबनॉर्मैलिटी होती है? क्योंकि नॉर्मल चीजें तो मैंने आपको बता दी, लाइक कलर क्या होगा और इसका अमाउंट कितना रहेगा, कंपोजिशन क्या रहेगा, क्या इसके रेंज रहते, सारी चीजें, पीएच वगैरह सब आपने पढ़ लिया है। अब इसमें क्या देखना है? एबनॉर्मैलिटी। तो सबसे पहले हम करेंगे एबनॉर्मैलिटी रिलेटेड टू कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, एबनॉर्मैलिटी रिलेटेड टू द कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। हम देखेंगे कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर चेंज हो गया, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर चेंज हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले होता है नॉर्मल कलर, तो आपने पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ग्रीनिश कलर। ग्रीनिश कलर एमनियोटिक फ्लूइड, गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड। इसका आंसर भी देखेंगे। अगर इस तरह का कलर हो जाता है तो हमें क्या करना है? रेड कलर एमनियोटिक फ्लूइड, ग्रीनिश येलो एमनियोटिक फ्लूइड, या फिर टोबैको कलर एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, ग्रीनिश येलो या फिर आप बोलते हो सैफरन कलर। तो ये जो है कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका आंसर हमें याद रहना चाहिए, ग्रीनिश येलो एमनियोटिक फ्लूइड, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि बच्चा जब ये यूट्राइन कैविटी में मिकोनियम कर देता है, मतलब स्टूल पास कर देता है, फर्स्ट उसको मिकोनियम बोलते हैं। तो बच्चा मिकोनियम को क्या करेगा? एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो कर रहा है तो मिकोनियम को भी स्वेलो कर लेगा, तो उसे हम बोलते हैं मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। ठीक है, मिकोनियम एस्पायरेट करेगा, उसकी वजह से बच्चे में क्या हो जाएगा? फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रीनिश येलो कलर, ग्रीनिश कलर एमनियोटिक फ्लूइड, या फिर हम लिख सकते हैं मिकोनियम स्टेन्ड लाइगर, मिकोनियम स्टेन्ड लाइगर या मिकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड। समझ में आया? मिकोनियम स्टेन लाइगर या मिकोनियम स्टेन एमनियोटिक फ्लूइड, ग्रीनिश कलर एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट क्या करेगा? फीटल डिस्ट्रेस। ये एम्स दिल्ली का आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। 2018 एम्स दिल्ली, ठीक है, 2020 एम्स दिल्ली, 2 बार एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड किसको इंडिकेट करेगा? तो गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव जो है वो फीटस होता है, मदर जो है वो नेगेटिव होती है। ये भी एम्स दिल्ली का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देख लो हर पॉइंट में कहां से क्वेश्चन आया है वो मैं बताती जा रही हूँ, बट इसको नोट डाउन करना, इसको इकट्ठा करना वो आपका काम है, क्योंकि मुंह से तो निकल ही रहा है। जहां पे जो पॉइंट दिखता है वहां का मैं क्वेश्चंस आपको बताती जाती हूँ। ठीक है, मैंने बताया था हैंड रिटन नोट इज द बेस्ट नोट्स। आपका हैंड रिटन नोट्स ही बेस्ट नोट्स होता है, और उसमें जो मैं पॉइंट बता रही हूँ, यहाँ एग्जाम में आया है, ये पॉइंट एग्जाम में आया है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, वो जब आप मार्क करते हुए चलते हो तो एट द एंड जब आपकी क्लास खत्म होती है तो आपके नोट्स के साथ 10 ईयर्स प्रिपेयर हो जाते हैं, और इतनी सारी चीजें डे बाय डे आपकी होती है, आपको पता भी नहीं चलता, वो चीजें आपके मेमोरी में सेव हो जाती हैं। ठीक है, चलो, रेड कलर एमनियोटिक फ्लूइड किसको इंडिकेट करेगा डियर? रेड कलर एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट हैमरेज।
किसको इंडिकेट करेगा? इंटरनल हैमरेज होगा तो ही यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाएगा? डार्क रेड कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हो जाएगा। ग्रीनिश येलो एमनियोटिक फ्लूइड किसको करेगा? या फिर सैफरन कलर पोस्ट मैच्योरिटी। किसको करेगा डियर? पोस्ट मैच्योरिटी को करेगा। और अगर टोबैको कलर का, ठीक है, कैसे कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हो जाए? टोबैको कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हो जाए या ब्रिक रेड कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हो जाए टोबैको कलर का, तो यहां पे हम बोलते हैं पोस्ट इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। इंट्रा यूट्राइन इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, आईयूडी। आईयूडी इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ को इंडिकेट करता है। तो ये आपका एबनॉर्मैलिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लर्न बाय हार्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं स्टार लगाना चाहूंगी इस पॉइंट पे कि एबनॉर्मैलिटी कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड आप इसको याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रीनिश कलर इंपॉर्टेंट है, ये एम्स दिल्ली में पूछा हुआ है। ये दोनों तो ऐसा है कि बिल्कुल छोड़ना ही मत, ठीक है, गलती होने का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए, तो याद कर लेना। देखो कितना इंपॉर्टेंट बताया है मैंने, ठीक है, तो याद करना है आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो टर्न ओवर होता है एट द रेट ऑफ 500 ml पर आवर के हिसाब से, एंड कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है इन 3 hours। क्या बोला मैंने? ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड कंप्लीटली रिप्लेस एवरी 3 hours, ठीक है, मीन्स रेट ऑफ टर्न ओवर, ठीक है, आप कितना टर्न ओवर होता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। कंप्लीटली चेंज हो जाएगा एमनियोटिक, ऐसा तो है नहीं कि जो है वही रहेगा वो, क्योंकि बच्चा स्वेलो करता है फिर यूरिन करता है। अब क्या है एमनियोटिक कैविटी में, क्या होता है, ये जो एमनियोटिक कैविटी है ये प्लेसेंटा है और ये मेम्ब्रेन है, ये फीटस है ये। तो बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे? बच्चा क्या कर रहा है? यूरिन कर रहा है, यूरिन कर रहा है और फिर इसको ले भी रहा है, ठीक है, खुद इसे ले भी रहा है, फिर यूरिन भी पास कर रहा है। तो कंप्लीटली ये कब रिप्लेस हो जाएगा? और जो ये एमनियोटिक फ्लूइड अभी देखा है वो 3 घंटे में फिर से पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है, उसका जो कंपोजिशन है वो पूरा चेंज हो जाता है एवरी 3 hours। व्हाट इज द रेट ऑफ टर्न ओवर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड? तो सेकेंड पॉइंट में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ टर्न ओवर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड? तो आप बोलोगे 500 ml पर आवर के हिसाब से ये क्या होता रहता है, ठीक है, 500 ml पर आवर के हिसाब से रेट ऑफ टर्न ओवर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है जो टर्न ओवर होता रहता है। कंप्लीटली रिप्लेस एवरी 3 hours में हो जाएगा। और ऐसा क्या होता है कि बच्चा यूरिन भी करता है, स्वेलो करता है, फिर उसे पीता भी है, निकालता भी है, तब भी उसमें इन्फेक्शन नहीं होता। इन्फेक्शन इनसाइड द एमनियोटिक कैविटी इज प्रिवेंटेड बाय द रेशियो ऑफ फॉस्फेट जिंक रेशियो। क्या बताया मैंने? इन्फेक्शन इनसाइड द यूट्राइन कैविटी इज प्रिवेंटेड बाय द फॉस्फेट जिंक रेशियो। ये जो फॉस्फेट जिंक रेशियो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इसकी वजह से ये क्या करते हैं? प्रिवेंट इन्फेक्शन इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, इनसाइड द एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी। और अगर यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस इंक्रीज हो गया, देन क्या होगा? इफ द इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस इंक्रीजेस इन द एमनियोटिक कैविटी, देन इन्फेक्शन अकर। इन्फेक्शन कब हो सकता है इनसाइड द यूट्राइन कैविटी? आपसे क्वेश्चन पूछा है, इन्फेक्शन अकर इनसाइड द एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी। तो आपसे पूछा गया इन्फेक्शन होगा एमनियोटिक कैविटी में, कब हो सकता है? तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पे, आप जो आंसर करोगे, व्हेन द इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस इंक्रीजेस। जब ये बढ़ जाता है तभी इन्फेक्शन यूट्राइन कैविटी के अंदर होता है, जो कि बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा होता है। समझ में आया? तो किस रेट से बच्चा स्वेलो करता है, ये मैंने पहले वाली स्लाइड में ही आपको बताया था कि बच्चा क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड, एक ही रिफ्लेक्स, ये एक ही नहीं और भी होते हैं,
एक रिफ्लेक्स होता है जो बच्चा कब सीख लेता है, 12 वीक्स पे ही सीख लेता है। कौन सा रिफ्लेक्स? स्वेलो करने का रिफ्लेक्स। तो 12 वीक्स पे ही बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करना स्टार्ट कर देता है। एमनियोटिक फ्लूइड स्वेलो बाय द फीटस एट 12 वीक ऑफ जेस्टेशन। तो 12 वीक से ही बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करना स्टार्ट कर देता है और 12 वीक्स में बच्चा यूरिन फॉर्मेशन भी स्टार्ट कर देता है। और फीटल यूरिन ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसको? एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने में। तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखना ध्यान से। अब ये तो मैंने आपको नॉर्मल चीजें बताई थी कि हाँ इतना एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इतना ये होता है, बच्चा बनाता है, स्वेलो करता है, इन्फेक्शन नहीं होता। अब दो कंडीशन यहाँ पे एक है। एक तो आपका टेस्ट है AFI टेस्ट, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स टेस्ट। ध्यान से देखना, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स टेस्ट। इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट क्या करते हैं, मदर के यूट्रस को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट अंडर द अल्ट्रासोनिक गाइडेंस क्या करेंगे, ये अल्ट्रासोनिक गाइडेंस की हेल्प से इस यूट्राइन कैविटी को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद ईच क्वाड्रेंट के जो सबसे लार्जेस्ट पॉकेट है उसकी लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पाउच लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। समझ में आया? हर क्वाड्रेंट में क्या होता है, कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब यहाँ पे सबसे पहले अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने क्या किया, इस अल्ट्रासोनिक गाइडेंस की हेल्प से एमनियोटिक कैविटी को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया और हर एक क्वाड्रेंट के सबसे जो लार्जेस्ट पॉकेट है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट पॉकेट क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे तो दो मुझे एक जैसे ही दिख रहे हैं, चलो मान लेते हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट पॉकेट है, यहाँ पे ये सबसे लार्जेस्ट पॉकेट है, यहाँ पे ये सबसे लार्जेस्ट पॉकेट है, यहाँ पे ये सबसे लार्जेस्ट पॉकेट है। समझ में आया? तो हमने क्या किया, ये जो 4 लार्जेस्ट पॉकेट हमने किया है, देखो 1 2 3 4 नंबर देते हैं। एक नंबर ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है और चौथे नंबर पे ये है। ये 4 हर क्वाड्रेंट के सबसे लॉन्गेस्ट पॉकेट है। इसकी लेंथ को अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट आपने देखा होगा एरो से ऐसे मेजर कर रहे होते हैं, इस तरह से एरो से मेजर कर रहे होते हैं। तो सबसे इसकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं और फिर उसको टोटल करते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4। अब क्या करेंगे, इनका सम कर देंगे। ये जो एक नंबर पे है, मान लो इसकी लेंथ है 2, 1 2 3 4 करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब देखो ये A B C और D। तो अब इसका हम टोटल करेंगे कि ये A B C D की वैल्यू कितनी है। सबसे लार्जेस्ट पॉकेट ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब देख लो A कितना है, 2 है, +3 है, +2 है और +3 है। तो टोटल कितना आया, इस सबका हम टोटल करेंगे तो देखो, खुद ही देखो आप, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा वैल्यू आएगा AFI का, जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स टेस्ट। जो हमारे पास आया है वो 10 सेंटीमीटर आया, यही पूरा टेस्ट होता है। इस टेस्ट में मैंने क्या बताया, सबसे पहले अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट अल्ट्रासोनिक गाइडेंस की हेल्प से क्या करते हैं, यूट्रस को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं और हर क्वाड्रेंट में जो सबसे लार्जेस्ट पॉकेट होता है उसकी लेंथ को मेजर करते हैं और फिर उसका टोटल सम कर देते हैं। और टोटल सम करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको नॉर्मल वैल्यू ऑफ AFI से कंपेयर करते हैं और पता लग जाता है एमनियोटिक फ्लूइड इज एडिक्वेट और नॉट। समझ में आया? तो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स टेस्ट में नॉर्मल वैल्यू याद रखना, AFI की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 5 to 25 सेंटीमीटर। तो अब देखो ये 10 सेंटीमीटर आया, क्या ये नॉर्मल है, तो बोलेंगे नॉर्मल है। 5 से कम हुआ ओलिगोहाइड्रोमनियोज, 25 से ज्यादा हुआ क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोमनियोज। क्लियर? तो अब इस टेस्ट को आप लिख सकते हो कि क्या किया हमने, इन USG गाइडेंस, in ultrasonic guidance divide the
divide the uterus in four quadrant, divide the uterus in four quadrants and फिर उसके बाद हमने क्या किया, measure the length of longest pocket of each quadrant, और फिर क्या करेंगे, measure the longest pocket, measure the length of the longest pocket of each quadrant and total sum the value of each quadrant. टोटल सम द वैल्यू करेंगे तो वही यहाँ पे क्या था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी किया, और एज अ एग्जाम्पल जैसा कि हमने लिया था 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, हमारे पास कितना आ गया 10। फिर हम क्या करेंगे, टोटल करने के बाद कंपेयर द वैल्यू विद द नॉर्मल वैल्यू। तो ये है आपका AFI टेस्ट, ये है आपका AFI टेस्ट कि अल्ट्रासोनिक गाइडेंस से हम यूट्रस को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करके हर एक क्वाड्रेंट में जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट पॉकेट होता है उसकी लेंथ को मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद उसकी वैल्यू को टोटल सम करते हैं, सम करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और अगर वो 5 to 25 के रेंज में है तो नॉर्मल है। जैसा कि मैंने बोला है व्हाट इज द, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ AFI। तो आप बोलोगे 5 से 25 सेंटीमीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, और अगर हम बात करें अगर ये 5 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो ओलिगोहाइड्रमनियोज हो जाएगा, और अगर ये 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो ये पॉलीहाइड्रमनियोज हो जाएगा। जो एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओलिगो भी, हाइड्रमनियोज और पॉलीहाइड्रमनियोज। समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या? तो चलो आगे बढ़ें, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था AFI टेस्ट, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स टेस्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे एब्नॉर्मैलिटी रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। इफ द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, व्हाट प्रॉब्लम अकर इन द मदर एंड फीटस। चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉलीहाइड्रमनियोज में क्या होता है। पॉलीहाइड्रमनियोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रमनियोज भी बोलते हैं। पॉलीहाइड्रमनियोज को और क्या बोलते हैं डियर? हाइड्रमनियोज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है प्रॉब्लम? व्हेन द एमनियोटिक फ्लूइड इज मोर देन 2000 ml इज कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रमनियोज। जब एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और इसमें जब हम AFI टेस्ट करते हैं तो उसकी भी वैल्यू मोर देन 25 सेंटीमीटर मिलता है, और अगर हम यहाँ पे सिंगल डिपेस्ट पॉकेट को भी चेक करते हैं उसकी भी लेंथ यहाँ पे 8 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा तो हमें एक बार बताओ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द पॉलीहाइड्रमनियोज। इतना ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ने का कारण क्या है? पॉलीहाइड्रमनियोज में आपने बोला पॉली, और पॉली वर्ड लगते ही हमें पता चल गया कि ज्यादा मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड हुआ। हमने हाइड्रमनियोज भी बोला, उसका कारण देखो, एक्चुअल कॉज यहाँ पे इडियोपैथिक अननोन है, हमें पता नहीं है कि किस वजह से होता है, लेकिन फिर भी रिसर्च के बेसिस पे जो पता लगता है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कि क्या कारण है, क्या कॉज है यहाँ पॉलीहाइड्रमनियोज का। तो यहाँ पे देखो बच्चे में प्रॉब्लम, फीटल कॉज, और फीटल कॉज सबसे पहले जब पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए कि बच्चा अगर एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो ही नहीं कर पाएगा, बस यूरिन करता रहेगा, तो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। और ये किस केस में होता है? क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट में। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है जब बच्चे को ट्रैकियोइसोफेजल फिस्टुला एंड ट्रैकियोइसोफेजल एट्रेजिया हो जाता है। ईसोफेजल एट्रेजिया एंड ट्रैकोइसोफेजल फिस्टुला हो जाता है, तब भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है और एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। या फिर हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट।
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी होता है तो क्या होगा, जो CSF होता है प्रोड्यूस होता है वो पूरा का पूरा एमनियोटिक कैविटी में आ जाता है, और एमनियोटिक कैविटी में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में बताऊं, एनेंसेफेली है या फिर स्पाइना बाइफिडा है। ये सब किसका टाइप है, स्पाइना बाइफिडा, एनेंसेफेली। स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है, एनेंसेफेली में क्या होता है, वॉल्ट ऑफ द ब्रेन ये एब्सेंट होता है, ब्रेन तो होता है लेकिन उसकी जो कवरिंग, ये जो हमारा क्रेनियम है ये नहीं होता। तो क्या होगा, जो फ्लूइड CSF सिक्रीट होगा सीधा का सीधा कहाँ पे, हमारे एमनियोटिक फ्लूइड में आएगा, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या कर देगा, बढ़ा देगा। स्पाइना बाइफिडा में भी क्या होता है, न्यूरल ट्यूब में क्या होता है, डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से प्रॉपर CSF का ड्रेनेज नहीं हो पाता, एब्नॉर्मल ड्रेनेज होगा, उसकी वजह से अमाउंट बढ़ेगा और क्या होगा, पॉलीहाइड्राम्नियोस। तो आपने देखा ट्रैकियो या फिर ट्रिप्लॉइडी की कंडीशन, ठीक है, ट्रिप्लॉइडी की कंडीशन में भी ऐसा होता है। समझ में आया। या फिर जैसे आप बोलते हो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में भी ऐसा होता है, टॉर्च इन्फेक्शन पढ़ते हो, टॉर्च इन्फेक्शन में भी ऐसा होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, ट्रैकियोइसोफेजल फिस्टुला होता है, इसोफेजल एट्रीसिया होता है, क्लेफ्ट लिफ्ट एंड पैलेट होता है। स्टार्टिंग का जो 3 मैंने बताया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर अगर आपसे पूछा जाएगा मैटरनल कॉज क्या है, मदर में अगर कोई कार्डियक और रीनल प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से भी क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। अगर मैटरनल कॉज पूछा जाए, देखो ऑलिगोहाइड्राम्नियोस क्यों होगा, क्योंकि मदर में प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मदर में अगर कोई भी कार्डियक एंड रीनल प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी होता है रीनल कॉज। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें 60 to 70% अगर हम कॉज की बात करें वो फीटल कॉज होता है, इसलिए हम बोलते हैं फीटल कॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब 60 to 70% फीटल कॉज ही होता है, मैटरनल कॉज कम होता है, क्योंकि मेजर रोल किसका होता है, फीटस का होता है, पार्टिसिपेशन करता है। ये समझ में आ गया, क्लियर है। पॉलीहाइड्राम्नियोस पता चला कॉज क्या हुआ, और क्या होगा इसमें, और क्या होगा डियर। अगर मैं बात करूं पॉलीहाइड्राम्नियोस में अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना आगे कि व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स। अगर बच्चे का, अगर मदर का एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो फंडल हाइट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। फंडल हाइट इंक्रीजेज मोर देन द जेस्टेशनल एज। ऐसा लगेगा पता नहीं कितने सारे बच्चे हैं, कितने वीक्स की, ज़्यादा वीक्स की प्रेगनेंसी, क्योंकि अभी तो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ गया है, इस वजह से ज़्यादा लग रहा है। फंडल हाइट बढ़ जाता है, फंडल हाइट इंक्रीजेज मोर देन द जेस्टेशनल एज से ज़्यादा लगता है फंडल हाइट। समझ में आया। चलो दूसरा देखें, हमें क्या होता है, difficult to auscultate the fetal, difficulty in the auscultation of fetal heart rate, difficulty in the auscultation of fetal heart sound। फीटल हार्ट साउंड को ऑस्कल्टेट करने में डिफिकल्टी होती है। डिफिकल्टी इन द पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स, डिफिकल्टी इन द पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स को पैल्पेट करने में भी हमें डिफिकल्टी होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा क्या हो जाता है, इतना ज़्यादा यूट्रस एक्सटेंड हो जाता है कि उसे इजीली हम पैल्पेट करके पता ही नहीं लगा पाते। ठीक है, और क्या होगा, एब्डोमिनल गर्थ इंक्रीज हो जाएगा, एब्डोमिनल गर्थ इंक्रीजेस। और जैसा कि मैंने अल्ट्रासाउंड में बताया था, करें तो SDP सिंगल डिपेस्ट पॉकेट भी हमें मोर देन 8 सेंटीमीटर दिखेगा। अगर हम यहाँ पे AFI टेस्ट करें तो वो भी हमें मोर देन 25 सेंटीमीटर दिखेगा। ठीक है, सिम्फाइजल फंडल हाइट भी बढ़ा हुआ मिलेगा, एब्डोमिनल गर्थ भी इंक्रीज मिलेगा, तो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं इन द पॉलीहाइड्राम्नियोस। समझ में आ गया। पॉलीहाइड्राम्नियोस में क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो, बच्चे का हार्ट साउंड सुनने में डिफिकल्टी होगी, पैल्पेट करने में डिफिकल्टी होगी, फंडल हाइट इंक्रीज हो जाएगा, सिम्फाइजल फंडल हाइट भी यहाँ पे, सिम्फाइजल फंडल हाइट भी हमें क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, एब्डोमिनल गर्थ भी हमें क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्लिनिकल फीचर्स में आता है। क्लिनिकल फीचर्स तो इतना नहीं भी पूछा जाता है
आपसे मैनेजमेंट पूछा जाएगा कि क्या करेंगे हम मैनेजमेंट, अगर इतना ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड हो रहा है तो बताओ मैनेज कैसे करें। तो आप बोलोगे मैनेजमेंट में आप तो या तो ड्रग्स दे दो, सबसे पहले हम एमनियोसिंथेसिस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रग्स देंगे। और ड्रग्स में कौन सा होता है, इंडोमेथासिन। वैसे ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, याद रखना। इंडोमेथासिन का साइड इफेक्ट होता है जिसकी वजह से इसको ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है। इंडोमेथासिन का एक साइड इफेक्ट होता है जिसकी वजह से इंडोमेथासिन का यूज नहीं किया जाता है। वैसे इंडोमेथासिन क्या करता है, एक्शन में बात करूं, क्यों मैंने नाम लिखा है कि इसका यूज हम कर सकते हैं वैसे पॉलीहाइड्रमनियोज में, क्योंकि ये फीटल की किडनी पे एक्ट करके वहां पे क्या करता है, फीटल के यूरिन फॉर्मेशन को कम कर देता है। वैसे अगर इंडोमेथासिन का एक्शन देखें तो एक्शन क्यों हमने पॉलीहाइड्रमनियोज में दिया, क्योंकि ये एक्ट ऑन फीटल किडनी, ये फीटल की किडनी पे एक्ट करता है और फीटल की किडनी पे एक्ट करके क्या करवा देता है, डिक्रीज यूरिन फॉर्मेशन। और यूरिन फॉर्मेशन अगर डिक्रीज हो जाएगा तो डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यही एक कारण होता है, हमें इसका नाम यहाँ पे हमने लिखा है। लेकिन इसके साइड बाय साइड आपने देखा है कि इसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट साइड इफेक्ट होता है जिसकी वजह से इसको यूज ही नहीं करते। ऐसा क्या साइड इफेक्ट है कि इतना अच्छा एक्शन होने के बाद भी इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रीमेच्योरली उस बच्चे में क्या क्लोज करवा देता है, ये प्रीमेच्योरली उस बच्चे में पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस जो है उसका क्लोजर करवा देता है। समझ में आया मैंने क्या बताया, इसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से इतना अच्छा एक्शन करने के बाद भी हम इसका यूज नहीं करते, क्योंकि प्रीमेच्योरली उस फीटस में क्या करवा देता है, क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। पढ़ते हो ना आप, मैंने बताया भी है, जब मैंने आपको फीटल सर्कुलेशन बताया था तो पूरा डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस वीनोसस, फोरामिनोवेल सबके बारे में बताया था। तो ये क्या करवाएगा, प्रीमेच्योरली उस फीटस में क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसस करवा देगा। और सोचो फीटल लाइफ में ही ये क्लोज हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चे की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इंडोमेथासिन का इतना यूज नहीं करते हैं। चलो, तो क्या करेंगे दूसरा मैनेजमेंट, एमनियोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, एस्पायरेशन। ये जो सिंथेसिस यहाँ पे लिखा है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, एस्पायरेशन। और एमनियोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, एस्पायरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, amniotic fluid from the amniotic cavity। एमनियोटिक कैविटी से क्या करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड का एस्पायरेशन करते हैं। और एस्पायरेशन करने के बाद ये जो एस्पायरेशन हम करते हैं इससे हम क्या करेंगे, किस रेट से करेंगे, तो रेट याद रखना, यहाँ पे रेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ एस्पायरेशन, किस रेट से एस्पायर करोगे आप, एस्पिरेशन करोगे। तो 500 ml पर आवर के हिसाब से हम यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पायरेट करते हैं। क्लियर है, व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लूइड एस्पायरेशन। आपने जो लगाया है एस्पायर के, एक ही साथ में खींच लोगे एकदम लगा के, ये लो वैक्यूम क्लीनर की तरह लगाया और एकदम सक कर लिया सारा, एकदम करके पूरा निकल गया, ऐसे वाला काम नहीं कर रहा है। वहां पे रेट रहता है, एकदम से डीकम्प्रेशन होगा तो उसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस होगा और जो पता चले मार ही दिया आपने बच्चे को। तो ऐसा नहीं करना, धीरे धीरे करके निकालने होता है। एक प्रोसीजर जो होता है वो 3 से, अब ऐसा भी नहीं कि 6 घंटे तक चल रहा है, नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा। एक बार का जो प्रोसीजर है वो 3 से 4 घंटे, 3 घंटे का मैक्सिमम रहता है, जिसमें पर आर हम कितना निकालते हैं, 500 ml पर आर के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, तो ये एमनियोसिंथेसिस को 15 वीक के बाद परफॉर्म कर दे, 15 वीक से पहले परफॉर्म नहीं करना है। फीटल डिहाइसिस का, फीटल रप्चर का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द एमनियोसिंथेसिस जो कि आपको याद रखना है। किसमें किया हमने, पॉलीहाइड्रमनियोज में किया है। अब रह गया है ओलिगोहाइड्रमनियोज। ओलिगोहाइड्रमनियोज क्या होता है, ओलिगोहाइड्रमनियोज का मतलब है, देखो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे मैं बता देती हूँ। ओलिगोहाइड्रमनियोज का मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट लेस देन 200 ml हो जाना। ठीक है, लेस देन 200 ml हो जाना। और जब हम AFI टेस्ट यहाँ पे करें तो उसमें भी 5 सेंटीमीटर से कम AFI मिलेगा, और SDP भी चेक करें तो लेस देन 2 सेंटीमीटर हमें मिलेगा। समझ में आया, सिंगल SDP क्या है, सिंगल डिपेस्ट पॉकेट।
अब ओलिगोहाइड्रमनियोज का कारण क्या है, तो हमने बोला यहाँ पे भी जो कारण रहता है, कॉजेज रहता है, वो इडियोपैथिक रहता है। यहाँ पे भी कॉजेज क्या रहेगा, इडियोपैथिक, हमें पता नहीं, अननोन है, इडियोपैथिक है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज बताऊंगी, DIL, दिल, DIL से क्या होता है, दिल, और दिल का फुल फॉर्म याद कर लो तो आपको और आगे याद होती जाएंगी ट्रिक के साथ। ट्रिक, डी से क्या हुआ, ड्रग्स। ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो कि ओलिगोहाइड्रमनियोज कॉज करवाती है, तो ध्यान से सुनना, अभी बताया था ACE इनहिबिटर ड्रग्स एक ये है, और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर ग्रुप का एक ड्रग होता है जो अभी पढ़ा था आपने, इंडोमेथासिन, ये भी क्या करवा देता है, ये ड्रग भी क्या करवाता है, ओलिगोहाइड्रमनियोज कॉज करवाता है। तो इसका यूज हमें नहीं करना चाहिए, अगर आपने किया हुआ है तो बच्चे में ओलिगोहाइड्रमनियोज हो सकता है। दूसरा आई से होता है IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड बेबी है, अगर बच्चे का ग्रोथ ही नहीं हुआ है तो क्या एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्म होगा, सारे ऑर्गन्स छोटे होंगे, किडनी छोटी होगी, किडनी से यूरिन का फॉर्मेशन भी कम होगा और एमनियोटिक फ्लूइड भी कम हो जाएगा। और L से क्या होता है, लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, अगर आपने एमनियोसेंटेसिस किया और वहां पे मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया तो लीकेज की वजह से भी एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कम हो जाएगा। और M, दिल में से क्या होगा, मैटरनल कॉज, और मैटरनल कॉज के अंदर यहाँ पे क्या होता है, अगर मदर को प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, अगर मदर का BP इंक्रीज हुआ है किसी वजह से, तो ये भी एक कारण होता है ओलिगोहाइड्रमनियोज का। तो दिल देखो याद हो गया, में प्यार, पार उतारो, P से क्या हो गया, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, PROM, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। A से हो गया एमनियन नोडोसम, ये मैंने अभी आज ही की क्लास में बताया था, एमनियन नोडोसम, नोड्यूल या ट्यूमर का फॉर्मेशन अगर एमनियन लेयर पे हो जाता है, वो भी एक कारण होता है किसका, ओलिगोहाइड्रमनियोज का। और R से क्या होता है, रीनल एजेनेसिस, और रीनल एजेनेसिस भी कारण होता है किसका, ओलिगोहाइड्रमनियोज का। तो समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या कारण बताया है। P, दिल में पार उतारो, P से क्या बताया, PROM, और उतारो, U से उतारो, और इस उतारो U से क्या होता है, यूरेथ्रल, फीटल का अगर कोई भी यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन होता है और जिसकी वजह से बच्चा यूरिन फॉर्म नहीं कर पाता है, वो सब कारण किसका होता है, ओलिगोहाइड्रमनियोज का कारण होता है। समझ में आया। तो ये क्या है, कॉजेज ऑफ ओलिगोहाइड्रमनियोज, कारण ये हुआ। तो मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, इसी स्लाइड में मैं आपको मैनेजमेंट भी बता देती हूँ। मैनेजमेंट के अंदर हम यहाँ एमनियो, कारण पता चल गया, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कम हो रहा है तो हमें एमनियो इन्फ्यूजन करना चाहिए। और एमनियो इन्फ्यूजन के अंदर हम क्या करते हैं, क्या एमनियोटिक फ्लूइड को ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, तो नहीं, जैसे ब्लड डोनेशन होता है वैसे एमनियोटिक फ्लूइड का डोनेशन कैसे होगा, कौन सी माँ अपना एमनियोटिक फ्लूइड डोनेट करेगी और क्या वो उसके लिए सुटेबल होगा, नहीं। तो यहाँ पे याद रखना है, नॉर्मल सनाइल को इंसर्ट किया जाता है एमनियो इन्फ्यूजन में, हम क्या करते हैं, इन्फ्यूज करते हैं नॉर्मल सलाइन इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, नॉर्मल सलाइन को इंसर्ट करते हैं इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, और इस नॉर्मल सलाइन को किस रेट से करते हैं, तो आप बोलोगे रेट वही रहेगा 500 ml पर आर के हिसाब से करेंगे। यहाँ पे दो चीज और याद रखनी है कि जब हम ये नॉर्मल सलाइन इंसर्ट कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर सुटेबल होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका जो प्रेशर है वो प्रेशर ठीक होना चाहिए 25 mm ऑफ Hg। जो ये हम रेट ले रहे हैं, रेट किस रेट से लेना चाहिए, एट द रेट ऑफ 500 ml पर आर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है इन केस ऑफ एमनियो इन्फ्यूजन। जब आप कर रहे हो एमनियो इन्फ्यूजन मतलब आप एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक कैविटी में क्या डाल रहे हो, नॉर्मल सलाइन को डाल रहे हो, ठीक है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट इज द रेट, ये इंपॉर्टेंट है। और इससे हम एमनियोटिक कैविटी में क्या कर सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। समझ में आया। क्योंकि अगर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, देखो मैंने लिखा नहीं है बट आपको फंक्शन याद रखना है, क्योंकि मैंने क्लास में पढ़ते पढ़ते भी आपको बताया है कि एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है।
ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। ये फीटस को एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें बच्चा इजीली क्या होता है, मूव होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और लेबर के टाइम पे वॉशेस द बर्थ कैनाल एंड प्रिवेंट द असेंडिंग इन्फेक्शन इनटू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मदर। तो इस तरह से ये इसका काम रहता है। अनइवन टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अनइवन टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता। शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में करता है। एट द टाइम ऑफ लेबर इसका काम होता है, लेबर के टाइम पे जब ये रप्चर होगा तो क्या करेगा, वॉशेस द बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल को क्या कर देगा, वॉश करेगा, वॉशेस द बर्थ कैनाल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बट ये एग्जाम में इतना नहीं पूछते हैं, फिर भी आए तो एमनियोटिक फ्लूइड का अगर इतना पढ़ा है तो आप फंक्शन तो कर ही सकते हो, है ना। बाकी मैंने बता तो दिया ही है, जो मैंने बोला है उसको आपको नोट डाउन करना है। कुछ चीज़ें मैं लिख रही हूँ, कुछ नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की हमारी क्लास रहती है। जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा जिसके अंदर हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके एक टॉपिक को ज़्यादा टाइम में पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट ड्यूरेशन मैंने ओलिगोहाइड्रोमनियोज, पॉलीहाइड्रोमनियोज, एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मेलिटी कलर से रिलेटेड और एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर की हैं। आई थॉट आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा तो अपने अच्छे कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में डालना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई थॉट होमवर्क तो वही सेम जैसा मैं देती हूँ वही रहेगा, ठीक है आपका। और जितने भी सेशन हैं उसको नोट डाउन करते रहना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हाँ